सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बाकी जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी डाउट्स वगैरह कुछ होंगे तो वहीं से पूछ लेना। बाकी कोई ना कोई बैकअप से तो कर ही लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में हमने चर्चा किया। एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन था जो मैं बता रहा था और फिर उतने में लाइट चली गई थी, तो अपना एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बताना रह गया था। सो एंट्रेंचमेंट का मतलब मैंने वैसे ऊपर ऊपर बता दिया था कि एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू सेव समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम एंट्रेंचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो एंट्रेंचमेंट का मेन मकसद यहाँ पे है कि हम नहीं चाहते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इतने आसानी से बदले जा सकें। सो इसीलिए हम कई बार मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल देते हैं। हम लिख देते हैं कि आर्टिकल्स का कोई भी पॉइंट अगर बदलना है तो आपको मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन विल बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। उसी को हम एंट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो इसी को अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस is required to be followed to alter any clause of articles of association। और मोर स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? दैट इज मोर स्ट्रिक्ट देन स्पेशल रेजोल्यूशन। सो ज़्यादातर केस में आपको दिखेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन से आर्टिकल्स बदले जा सकते हैं। जैसे कि अगर इन लोग को हम बुला लेते हैं और 75% लोग अगर हाँ बोल देंगे तो आर्टिकल्स वैसे चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि इतने आसानी से न बदलें तो ऐसे केस में हम अगर लिख देंगे कि हमको .14 अगर बदलना है तो 100% लोगों की सहमति लगेगी, देन इट इज अगेन कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट में कोई भी मोर स्ट्रिक्ट देन 75% है। 80% भी एंट्रेंचमेंट होगा, 90 भी होगा और 100% भी एंट्रेंचमेंट होगा। कई बार ऐसा किया जा सकता है कि एंट्रेंचमेंट में हमने लिख दिया कि पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो प्लस स्मॉल शेयर होल्डर्स को बुला के उनका एक रेजोल्यूशन भी पास करना है। तो ये भी एंट्रेंचमेंट है क्योंकि इट इज ऑल्सो मोर स्ट्रिक्ट देन स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं बदलेगा, उसके बाद फिर और भी लोगों को बुलाना है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, उनको बुला के हमको उनका रेजोल्यूशन भी लगेगा। दिस इज ऑल्सो एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सो वैसे मेरे ख्याल से आपको एंट्रेंचमेंट पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि एंट्रेंचमेंट आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन से डील करता है। एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ये आपको इंटरमीडिएट लेवल पे देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर 14 में आता है ये। तो अपने को यहाँ पे अभी सेक्शन नंबर 10 तक का ही है और इसीलिए इसके ऊपर सवाल पूछने के चांस थोड़े कम रहेंगे। फिर भी अपने कोर्स में क्योंकि सेक्शन नंबर 5 है तो इसलिए हमको एंट्रेंचमेंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कभी पूछ लें क्वेश्चन। बट मेरे ख्याल से अब शायद नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी काफी चीजें हटा दिया है। फाउंडेशन में जो पहले हुआ करती थी जैसे सेक्शन 10A 3A ये सब चीजें अब मॉड्यूल में नहीं है और ये नहीं है तो फिर एंट्रेंचमेंट पूछने के चांस तो और कम हो जाते हैं क्योंकि अगर वो ही नहीं रखा है जो बेसिक चीजें हैं तो फिर एंट्रेंचमेंट थोड़ा आगे का लेवल हो जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन यहाँ पे सवाल आने के चांस कम होंगे। तो इसका सिंपली मतलब यह है कि जब मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू ऑल्टर एनी पॉइंट ऑफ द आर्टिकल, एनी क्लॉज ऑफ द आर्टिकल, कोई भी रेगुलेशन बदलना है तो आपको मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन देन एज रिक्वायर्ड अंडर स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सो इसमें आपको कौन सा पॉइंट एंट्रेंच करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया आर्टिकल्स का हमको पॉइंट नंबर 14 एंट्रेंच करना है तो सिर्फ वही एंट्रेंच होगा। आपको अगर समझो 19 को एंट्रेंच करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 19 नहीं बदला जा सकता। तो हर एक पॉइंट के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंचमेंट रखना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखें कि सिर्फ आर्टिकल्स बदलने के लिए हम एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं। एमओए बदलने में एंट्रेंचमेंट के प्रावधान नहीं लगते। सो आर्टिकल्स को अगर हमको चेंज करना है तो हम इसी में लिखेंगे। आर्टिकल्स में लिखा होगा कि पॉइंट नंबर 14 बदलना है तो आपको 100% लोगों की सहमति चाहिए। लेकिन आप एमओए को बदलने के लिए एंट्रेंचमेंट नहीं रख सकते, सिर्फ आर्टिकल्स में रखा जा सकता है।
अब जब भी आप इसको एंट्रेंचमेंट रखोगे, दो प्रकार है, या तो आप इसको रख सकते हैं, इट कैन बी आइदर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेट करते वक्त, कंपनी को बनाते वक्त आप ऐसे प्रावधान रख सकते हैं, और आफ्टरवर्ड्स बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आपको दोनों टाइम पे अलाउड है, आप या तो कंपनी बन रही है उसी टाइम लिख दें कि हमारे आर्टिकल्स एंट्रेंच रहेंगे, या फिर आप अगर पहले नहीं लिखते हैं बट बाद में आपको लगता है कि नहीं एंट्रेंचमेंट रखना चाहिए, देन बाद में भी आप एंट्रेंचमेंट के प्रावधान रख सकते हैं। अगर बाद में रख रहे हैं तो यहाँ डिपेंड करेगा आपकी कंपनी कौन सी है। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो आप एंट्रेंचमेंट रख सकते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो आपको एंट्रेंचमेंट तभी अलाउड है जब 100% लोग कंसेंट करेंगे बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ही है दैट इज मोर देन और इक्वल टू 75%, और यूनानिमस का मतलब है 100% लोगों की कंसेंट से। आप जब भी एंट्रेंचमेंट रखेंगे, शुरुआत में रखें या बाद में रखें, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार। सो गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार, फाइल अ नोटिस with registrar informing about entrenchment। सो एंट्रेंचमेंट के बारे में बताना ये जरूरी है। एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करा देता हूं जो लोग लेट आए उनके लिए। सो एंट्रेंचमेंट का मतलब है कि मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू ऑल्टर एनी पॉइंट ऑफ द आर्टिकल्स। मोर स्ट्रिक्ट का मतलब है मोर स्ट्रिक्ट देन स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ज्यादातर केस में आपके आर्टिकल्स बदल जाते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं आर्टिकल्स इतने आसानी से न बदले जा सके तो आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल्स बदलने को आपको लगेगी 100% कंसेंट। इसमें एक एक पॉइंट को आप अलग अलग एंट्रेंच करेंगे। आपको लग रहा है पॉइंट 14 को एंट्रेंच करना है तो आप उसको लिख सकते हैं, पॉइंट 19 को करना है तो वैसा लिख सकते हैं। कुछ भी मोर स्ट्रिक्ट देन स्पेशल रेजोल्यूशन है तो दैट इज एंट्रेंचमेंट। जैसे कि 80% भी लिख दिया तो ये भी एंट्रेंचमेंट है, बिकॉज मोर स्ट्रिक्ट देन 75% है। या कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्मॉल शेयर होल्डर्स को बुला के उनका एक रेजोल्यूशन और पास करना है, तो ये भी एंट्रेंचमेंट कहलाएगा। सो ये मेनली जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बचाने के लिए हैं। सो आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस रख सकते हैं, या तो कंपनी बनते वक्त उसी टाइम आप रख दें, ये भी चलता है, या फिर आपने उस वक्त नहीं रखा तो बाद में आपको ऑल्टर करके रखना भी अलाउड होगा। लेकिन अगर आप ऑल्टर करके रखेंगे तो फिर आप अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ये कार्य किया जा सकेगा, एंड अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100% कंसेंट से ही एंट्रेंचमेंट लगाए जा सकते हैं। एंड जब भी आप एंट्रेंचमेंट करेंगे आइदर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आफ्टरवर्ड्स बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, you will have to file a notice with registrar to inform him about the entrenchment provisions। so ये चीजें जैसा कि मैंने बताया कि शायद आपको ना पूछें क्योंकि ऑल्टरेशन से डील करता है एक्चुअली ये, लेकिन ऑल्टरेशन आपके कोर्स में नहीं है। ऑल्टरेशन जो है वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, सेक्शन 14। सो यहाँ पे आपको फिर भी, लेकिन ये सेक्शन 5 में और सेक्शन 5 है आपको, तो पूछ भी सकते हैं, बट मेरे उम्मीद से इसमें क्वेश्चन आने के चांस अभी निग्लिजिबल है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हटा दिए हैं, तो ये तो लेस इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। जैसे सेक्शन 3A नहीं रखा, 10A नहीं रखा, सो ये पॉइंट भी पूछने के चांस एकदम ना के बराबर है।
रीड करते हैं इतना। कल यहां तक तो देखा ही था हमने, इसके आगे पढ़ने के पहले लाइट चली गई थी, तो आगे की चर्चा अभी पढ़ लेते हैं अपन, पहले इतना रीड कर लेते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दिया था, एंट्रेंचमेंट वाला पॉइंट सिर्फ बचा हुआ था, ये 3 पॉइंट्स बचे हैं, तीनों एंट्रेंचमेंट से डील करते हैं। कानून में एंट्रेंचमेंट समझाया नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ लिखा है एंट्रेंचमेंट किया जा सकता है। द आर्टिकल्स में कंटेन, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हैं, प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू सेव समथिंग। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा जाता है, ताकि हम इतने आसानी से ना बदल सकें आर्टिकल्स को। टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स, सिर्फ आर्टिकल्स एंट्रेंच हो सकते हैं, आप एमओए को चेंज करने के लिए एंट्रेंचमेंट नहीं रख सकते, सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोविजंस इन दी आर्टिकल्स, और एक एक प्रोविजन को आपको एंट्रेंच करना पड़ेगा जिस जिसको आप रखना चाहते हैं एंट्रेंचमेंट में। मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ, सिर्फ तब जब कंडीशंस और प्रोसीजर्स दैट आर more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with. So more strict होना चाहिए, more restrictive than special resolution होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे entrenchment है। So that means 75% से हम फिर नहीं बदल पाएंगे आर्टिकल्स को। कैसे रख सकते हैं हम? सबसेक्शन 4 बोलता है provisions for entrenchment shall only be made either on formation of the company or by an amendment in the articles agreed to by all the members, agreed to by all the members, कब? अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो, एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो, and notice of entrenchment to registrar when the articles contain provision for entrenchment whether made on formation or by amendment, कभी भी रखा हो, the company shall give notice to the registrar of such provision in such form and manner as may be prescribed। आपको इसके रूल्स नहीं है कोर्स में, as may be prescribed, इसके भी टाइम लिमिट है, 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ता है, उसका एक फॉर्म है, उसमें इन्फॉर्म करना है, बट आपको खैर वो है नहीं तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। यहां पे आपका आर्टिकल्स कंप्लीट होता है। अब एक सेक्शन हमने छोड़ा था, सेक्शन 10, वो बता देता हूं। जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में चर्चा किए थे तो वहां पे आपका शायद ध्यान नहीं होगा, बट मैं बता देता हूं, एक सेक्शन 10 था। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 सिंपली इतनी बात करता है कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जैसे हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहां कर दिया, तो हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम ये जो मेंबर्स थे, अब मैं सब्सक्राइबर्स के बदले मेंबर्स वर्ड यूज कर रहा हूं, कंपनी बन गई तो यही सब्सक्राइबर्स मेंबर बन जाते हैं। इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट बनाए थे कंपनी के साथ, कंपनी का निर्माण करते वक्त, एक बना था एमओए और एक बना था ये। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा है ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। दीज आर डीम्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। देयरफॉर कंपनी एंड मेंबर्स शुड follow all the provisions of MOA and AOA। तो इसमें जो भी लिखा है इससे बाइंड हो जाते हैं ये लोग। अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, इसको और आसान शब्दों में, तो हम बोल सकते हैं दैट इज कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स, और दूसरे तरफ से देखें तो मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है?
कॉन्ट्रैक्ट दोनों व्यक्तियों को बाइंड कर देता है, वैसे यहाँ पे भी बाइंडिंग पावर्स आ जाते हैं मेंबर्स और कंपनी के बीच, एज इफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड एज इफ दे हैव एंटर्ड इट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, सबने खुद ने इसको साइन किया ऐसा माना जाता है। भले ही सब्सक्राइबर साइन करते हैं, लेकिन जो बाद में भी शेयर खरीदेंगे, जैसे मैंने मार्केट से शेयर खरीदा, तो भी मान लिया जाएगा मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट है, इवन दो कोई राइटिंग में नहीं होगा, बट इट इज डीम्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जैसे कि समझो एक एग्जांपल लेते हैं, एमओए में लिखा है कि कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, उसमें लिखा है कंपनी समझो पेंट वगैरह बेचने का बिजनेस करेगी, जैसे एशियन पेंट है तो वो सिर्फ पेंट्स वगैरह का बिजनेस करेगी। अब कंपनी अगर हार्डवेयर का बिजनेस चालू कर देती है तो हम लोग कंपनी को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि इसमें लिखा था, और इसमें लिखा है दैट मीन्स ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब ये सबको फॉलो करना है। इसमें अगर दिया हुआ है तो फिर ये कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें लिखा है पेंट का बिजनेस करेंगे तो आप सिर्फ वही कर सकते हो, अगर कोई और काम करेंगे तो हम लोग इसको रोक सकते हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल्स में कुछ लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कंपनी डिविडेंड जब डिक्लेयर करेगी 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं किया अगर पेमेंट तो मेंबर्स इनसे क्लेम कर सकते हैं। सो कंपनी बाइंड हो जा रही है टुवर्ड्स द मेंबर्स, जो भी लिखा है वो फॉलो करना ही है कंपनी को, एंड साथ में मेंबर्स भी बाइंड हो जाते हैं। जैसे इसमें समझो आर्टिकल्स में कोई पॉइंट लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कि जब भी कॉल किया जाएगा तो मेंबर्स को 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। अब ये लिखा है तो इससे अब मेंबर्स भी बाइंड हो गए। अगर इसमें लिखा है अगर कोई कॉल पे नहीं करता है तो हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, तो ये बाइंड हो चुके हैं अब मेंबर्स। अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनके शेयर्स जब्त किए जा सकते हैं। सो ये जो भी लिखा हुआ है इनमें, मेमोरेंडम हो, आर्टिकल्स हो, ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। कल चलकर अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है तो कंपनी उस पर एक्शन ले पाएगी, उसी प्रकार से कंपनी गड़बड़ कर रही है तो ये लोग इस पे एक्शन ले पाएंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? मेंबर्स और कंपनी के बीच में। इनके आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे समझो शर्मा जी है, गुप्ता जी है, ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो इन दोनों एक दूसरे से बाइंड नहीं होते, डायरेक्टली बाइंड नहीं होते। हाँ, इनडायरेक्टली हो सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है गुप्ता जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंपनी को चुगली कर सकता हूं और कंपनी एक्शन ले सकती है, बट मैं डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स। सो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में माना जाता है? मेंबर्स और कंपनी के बीच में, एज इफ दे हैव इंडिविजुअली साइंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। भले ही वो कहीं भी खरीदा हो, उन्होंने शेयर्स मार्केट से खरीदा है, तो भी वो लोग बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ सब्सक्राइबर्स वर्ड यूज नहीं किया, अब मैंने मेंबर्स वर्ड यूज किया। सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी बनता है। तो सब्सक्राइबर तो सही में साइन करते भी हैं, बट मेंबर्स हर एक साइन नहीं करते, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो लोग बाइंड हो गए। ठीक है, सो वही दिया है। सो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एक्चुअली ये सेक्शन 10 में वही बताया है कि व्हाट इज द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो ये सेक्शन 10 एक छूटा है, ये अभी पढ़ लेते हैं, फिर 8 बचा हुआ है, ये देखेंगे। सो as per section 10 of the Companies Act 2013, the memorandum and articles when registered bind the company and its members to the same extent as if जैसे कि they have been signed by the company and by each member. The company and each of its members are to observe and be bound by all the provisions of MOA and AOA. Thus the company is bound to the members. तो अगर हम देखें तो कंपनी बाइंड हो रही है मेंबर्स को, members are bound to the company and members are bound to other members but not directly। ये यहाँ पे लिख लो, क्लियर नहीं लिखा है, members are bound to other members but not directly। डायरेक्टली बाइंड नहीं होते, इनडायरेक्टली बाइंड होते हैं। सो अगर मैं क्लेम करना भी चाहता हूं गुप्ता जी गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं कंपनी के थ्रू बता सकता हूं, कंपनी को मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड देन कंपनी कैन टेक एक्शन, बट हम डायरेक्टली बाइंड नहीं होते बाय व्हाटएवर इज कंटेन्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स। बट इन रिलेशन टू आर्टिकल्स नाइदर द कंपनी नॉर द मेंबर्स आर बाउंड टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स से हम बाइंड नहीं होते। ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसके बीच हो रहे हैं? सिर्फ हम आपस के लोगों के। सो हम लोग बाइंड होते हैं इनके प्रति, ये बाइंड होते हैं हमारी प्रति, इसमें तीसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको पूरा 100% नहीं है इस साल,
अगले साल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि कंपनी या मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। सो इंटरमीडिएट लेवल पे हमको ये देखने को मिलेगा। और फिर बाइंड हो रहे हैं, उसी का मतलब क्या है? दैट इज ऑल मनीज पेएबल बाय मेंबर टू अ कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी अ डेट ड्यू। तो हम मान लेंगे कि जो भी पैसा लेना है, जैसे कॉल्स किए हैं कंपनी ने, तो वो कॉल्स पे करना ये जिम्मेदारी है। तो ये कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा और मेंबर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक और छोटा सा सेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक है छोटा सा सेक्शन, आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है एंड एक सेक्शन 8 बचा हुआ है, वो देखते हैं। उसके बाद थोड़ा शेयर्स के बारे में हमको चर्चा करना है। शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो हमने कैपिटल पढ़ा था लेकिन शेयर्स नहीं देखा, इक्विटी, प्रेफरेंस, फिर उसमें अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, तो ये सब अपन देखेंगे। सो सेक्शन 8 कंपनी एक छोड़े थे हमने, ये एक बार पढ़ लेते हैं। 19.17 पे आपको दिया हुआ है। तो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनीज, इनका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है ये देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, इनको हम सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, या इनको ही हम एक नाम और देते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। या इनको ही हम एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइसेंस्ड कंपनीज, क्योंकि इसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, फिर ये लोग गाड़ी चला सकते हैं। नहीं, वो वाला लाइसेंस नहीं है, तो एक लाइसेंस मिलता है, कौन सा लाइसेंस है वो हम देखेंगे। सो इनको हम लाइसेंस्ड कंपनीज भी बोलते हैं। इनको एक और नाम देते हैं हम, कंपनीज विदाउट द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। एडेड टू इट्स नेम। ये सब नाम मैं इसीलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीधा सीधा सेक्शन 8 कंपनी वर्ड यूज कर दिया, ये भी हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज वर्ड यूज किया, ये भी हो सकता है। कभी ऐसा पूछ लेंगे, व्हाट आर लाइसेंस्ड कंपनीज एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू इनकॉर्पोरेट लाइसेंस कंपनीज। तो अपने को क्लिक होना चाहिए, लाइसेंस कंपनीज यानी यही है। ठीक है, कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि कैन अ कंपनी बी फॉर्म्ड विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम। तो आपको लिखना पड़ेगा यस। कब? जब आप सेक्शन 8 में रजिस्टर करते हैं, तो उसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं होता, उसमें अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे बीइंग इंसान फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन। सो ये फाउंडेशंस वगैरह टाइप के वर्ड यूज करते हैं, जैसे सीए फाउंडेशन। तो नहीं, वो नहीं है, बट इस प्रकार के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फाउंडेशन, फेडरेशन, या कभी कॉन्फेडरेशन, या और भी ऐसे जितने भी है, काउंसिल, ये सब वर्ड्स दिखेंगे। जैसे बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो ये सब इनके जो भी पैसे हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। वैसे वो बात और है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका मेन एम वो नहीं है। इनका मेन एम है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। तो अपनी टीम है जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया है, तो अपने भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको आगे बढ़ाना, तो ये सब है। रिलायंस फाउंडेशन का भी मेन एम पैसा कमाना नहीं है, वो अच्छे काम करने के लिए बनाया गया है। सो आप देखोगे अभी आजकल ऐड भी दे रहे हैं वो लोग। अभी ओलंपिक्स चालू है, तो ओलंपिक्स में ऐड आता है, तो उसमें बीच में जो ब्रेक आता है उसमें बताते हैं कि हम अपने देश के जितने भी एथलीट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट वगैरह बोलना चाहते हैं। ऐसा सब वो नीतू अंबानी वगैरह खड़े होते हैं, सब बताते हैं ऐसा। तो एडवर्टाइज भी कर रहे हैं आजकल। सो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये लोग तो भले ही पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन इन लोग अच्छे काम के लिए भी जाने जाते हैं। रिलायंस भी बहुत जाना जाता है अच्छे काम के लिए। रिलायंस मीन्स अपना मुकेश भाई वाला। सो अनिल वाला पता नहीं क्या करता है, डुबाते रहते हैं वो चीजों को। छोटा भाई है ना वो, छोटे भाई लोग ऐसे ही करते हैं, डुबाते रहते हैं चीजों को। मैं भी छोटा हूं। सो ठीक है, चलो अब ये कंपनी बनती कैसे है। तो जब भी कोई व्यक्ति सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये लोग अगर कंपनी बनाना चाहते हैं सेक्शन 8 में, तो इनको
एप्लीकेशन करना पड़ेगा पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एमसीए, तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, इनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसकी कंडीशंस हैं, आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी। फर्स्ट कंडीशन, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट कहां होते हैं, एमओए में। सो एमओए में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो पैसे कमाने के नहीं हैं। सो इट शुड हैव सच ऑब्जेक्ट्स, जो इसमें डिफाइन भी किया है, इट शुड हैव, तो एमओए शैल हैव ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रमोशन ऑफ, पहले तो वही साइंस कॉमर्स आर्ट्स पता है आपको, फिर रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप से दिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैरिटी भी आ सकता है इसमें, चैरिटी, तो चैरिटी मीन्स चेरी की चाय, चैरिटी, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल के रूप से दिए हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट्स, सच ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट लिखा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स नहीं लिखा, वो भी कवर हो सकता है। ताजमहल काला पड़ रहा है तो हम ताजमहल बचाने के लिए एक अलग कंपनी बना रहे हैं, या और भी ऐसी जो नेशनल हेरिटेज है उनको बचाने के लिए, क्योंकि लोग घूमने जाते हैं और फिर ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, पप्पू पिंकी और ऐसा हार्ट वार्ट बना दिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको साफ सूफ करके थोड़ा प्रोटेक्ट करें ये सब चीजों को। जैसे ताजमहल काला हो रहा है, अपने यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है, 7 अजूबों में से एक है, तो उसको भी बचाना हमारा ये जिम्मेदारी होती है। वैसे तो वैसे काला भी हो गया तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो वैसा काला नहीं हो रहा है। आप बोल रहे होंगे सर होने दो ना, एकदम ब्लैक रॉयल लगेगा। सर नहीं, वैसा काला नहीं हो रहा है, इस पे धब्बे पड़ रहे हैं। तो ये जो एसिड रेन्स वगैरह टाइप की चीजें होती है, पोल्यूशन होता है, तो पहले पीला पड़ रहा है फिर काला होगा। जैसे दांत होते हैं, पहले पीले पड़ते हैं फिर काले होते हैं, तो बस वैसा हो रहा है वो। तो वैसा एकदम ऐसा एकदम ब्लैक नहीं हो रहा, एकदम ब्लैक होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा वैसे तो। वैसे बोलते हैं कि शाहजहां की इच्छा थी एक और ताजमहल बनाया जाए ब्लैक कलर का, काले संगमरमर से। एक्चुअल में उसकी इच्छा थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, प्लान ड्रॉप कर दिया होगा। हाँ, हाथ तो काट दिए थे वो, ठीक है, लेकिन उसका था ऐसा सोचना, और सही में अच्छा लगा होता, एकदम मैट फिनिश में रखते तो और बढ़िया। चलो खैर, हाँ एकदम शाइनिंग अच्छा नहीं लगा होता वो, ग्लॉस में मैट फिनिश अच्छा लगा होता। वैसे भी ब्लैक में मैट फिनिश ज्यादा अच्छा लगता है, आपने नोटिस किए होंगे तो। अच्छा रहता है। हाँ हाँ, मैंने भी इसीलिए बाइक मैट फिनिश में लिया। घर वाले बहुत गालियां बकते हैं, इन्हें ऐसा नहीं गालियां बकते एकदम, लेकिन बोलते हैं कि क्या तूने ब्लैक कलर की गाड़ी ले लिया, बट वो ब्लैक का एक रिच फील आता है, अलग ही है वो। एक तो लोहे की चीज, ऊपर से सैटरडे को लिया मैंने और ब्लैक कलर ले लिया, खूब खूब डांट पड़ती है। सब कुछ भी करते रहता बोले, तब मैं उतना देखता नहीं, क्या लेना है तो लेना है, उसमें क्या है। ठीक है, वो मेरे को इंटर वालों ने भड़काए थे, अरे क्या सर आप एक्टिवा से आ रहे हैं, अच्छा लगता है क्या बोले। और वो बच्चे, वो बैच वाले बच्चे अलग ही थे, उनके पास जावा थी, एक के पास, किसी के पास रॉयल एनफील्ड थी, ऐसे अलग अलग गाड़ियां थी। तो बोले अरे सर आप भी ले लो, तो मैं उसी दिन गया और जाके खरीद के ला लिया। हाँ कैश में लाया था, तो पहली मीटियोर थी वो नागपुर की। वो एक ही पीस था उनके पास, अभी रखा है बोले डिस्प्ले के लिए, मैं बोला यही छोना मेरे को, तो उनने बेच दिए फिर मेरे को, और वही कलर मिल गया जो चाहिए था, दे दिए। अच्छा है, होता है ऐसा भी कभी कभी, किस्मत होती है। नहीं तो वेटिंग चलती है उस पर। खैर चलो वापस आते हैं। हाँ, तो पहली कंडीशन है एमओए शुड हैव द ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन,
चैरिटी या इस प्रकार के अन्य ऑब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है हमको प्रॉफिट नहीं कमाना है, सो डू नॉट एम फॉर प्रॉफिट के बदले सीधा हम लिखते हैं प्रॉफिट अगर हो भी गया तो वैसे चलो पूरा लिख लेते हैं, डू नॉट एम फॉर प्रॉफिट। एंड अगर प्रॉफिट हो भी गया, प्रॉफिट इफ एनी, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमको किसी ने डोनेशन दिया था, हमने उसको बैंक में रख लिया, उस पर इंटरेस्ट आ गया, अब प्रॉफिट तो हो गया फिर, सो ये प्रॉफिट को फिर से यूज कर लो फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो प्रॉफिट इफ एनी शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड तीसरा, इट प्रोहिबिट्स मीन्स आप ये कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है, डिविडेंड कमाना हमारा एम ही नहीं है, पैसा कमाना एम ही नहीं है, सो हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो अगर प्रॉफिट हो भी गया तो फिर से यूज कर लो, हम वो घर नहीं ले जा सकते। तो अगर हम लोगों ने कंपनी का निर्माण किया है जो सेक्शन 8 में है, तो ये 3 कंडीशंस पूरी होगी तभी हमको सेक्शन 8 में कंपनी बनाना अलाउड रहेगा। अब अगर ये सब पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, सो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमको एक लाइसेंस इशू कर देगी। और इसमें लिखा रहेगा टू रजिस्टर कंपनी विदाउट द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम। तो इन नाम के बिना हम अब कंपनी बना सकते हैं, ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो। अब ये काम वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डेलीगेट कर दिया, डेलीगेटेड टू आरओसी। आरओसी को बोला कि भाई एक काम करो ना, तुम ही लाइसेंस दे दो, तो कहाँ ये कंडीशन देख लेना और तुम लाइसेंस दे दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर है, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर और आरओसी आता है। सो जो भी सीनियर है वो जूनियर को काम दे सकता है, तो ये सीनियर है, उन्होंने बोला है, आरओसी को बुलाया, बोले कि ये काम तुमको करना है, सो मेरे बिहाफ पे तुम ये काम कर लेना। सो ये डेलीगेट कर देते हैं, तो होता ही है, सीनियर जूनियर को डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। कभी जूनियर सीनियर को डेलीगेट नहीं करेगा, आरओसी नहीं बोलेगा गवर्नमेंट को हाँ ये काम तुम कर लो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। सो उन्होंने डेलीगेट कर दिया टू आरओसी। अब अगर ये पॉइंट्स पूरे हो गए तो इन लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद इन लोग नॉर्मल एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड रजिस्ट्रेशन। ये दोनों एप्लीकेशन यहां पे होगी, सेम फॉर्म है यहां पे, तो ये आरओसी के पास जा रही है अब एप्लीकेशन, ठीक है। तो आरओसी के पास सेम प्रकार से एप्लीकेशन होती है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें पहले आपको लाइसेंस लेना है, बाकी सब वैसे ही है। बाकी आपको जैसा सेक्शन 7 में बताया गया था, वो सेक्शन 7 की प्रोसेस आपको पूरी करना है। यू शुड फर्स्ट रिजर्व द नेम विदाउट द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, देन यू विल हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स, वही 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना पड़ता है। अगर कंपनी सेक्शन 8 है तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है, ये जो लाइसेंस की कॉपी है, आपको जो लाइसेंस इश्यू हुआ उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा फाइल होती है, ठीक है। सो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, तो आपको वो 7 डॉक्यूमेंट लिखना है। कभी थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन बदल देते हैं, वहां पे वही क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, तो वो 7 डॉक्यूमेंट तो रहेंगे ही। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहता है कंसेंट ऑफ द नॉमिनी,
सो नॉमिनी की कंसेंट आपको फाइल करना पड़ता है। वैसे ही अगर पूछा सेक्शन 8 कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही, साथ में एक डॉक्यूमेंट और रहेगा, लाइसेंस की कॉपी। ठीक है, सो बाकी सब वही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो सेक्शन 7 वैसा का ऐसा फॉलो करना है। और अगर आरओसी को लगता है सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, तो आरओसी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अगेन उसमें एक सेपरेट डेट रहेगी, उसमें साइन रहेगी रजिस्ट्रार की, एंड फ्रॉम दैट डेट द कंपनी इज रजिस्टर्ड। तो इस दिन से कंपनी का निर्माण हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बन गई। तो ये निर्माण हुआ है उस दिन से। फ्रॉम दैट डेट द कंपनी विल हैव द परपेचुअल सक्सेशन। अगर चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, फिर इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड। तो वो सब चीजें वैसे के वैसे अप्लाई होने लगेगी जो हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद बिल्कुल सिमिलर प्रकार से कंपनी का निर्माण होता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स और बता देता हूं। आपके कोर्स में अगेन सेक्शन 8 पूरा नहीं रखा है, आपको इतना ही पार्ट बताया है। इसके बाद नॉर्मल कंपनी बनाई जाती है, बट इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक तो इन लोग एमओए एओए चेंज नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उसी के आधार पे उनको हमने लाइसेंस दिया। कल चलकर एमओए ऑल्टर कर देंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस प्रोविजन का। सो इसलिए इन लोग ऑल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कर सकते जब तक के गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले। आपको वो दिया नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा का पॉइंट एक बता देता हूं। एक पॉइंट और है, जनरल रूल है पार्टनरशिप फर्म कभी भी मेंबर नहीं हो सकती किसी कंपनी में। तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर, लेकिन यहां पे बोला है कि यहां पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकती है, स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। तो आपको अगर कभी जनरल क्वेश्चन आए कि क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है, तो आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, पार्टनर्स मिलके मेंबर हो सकते हैं। जैसे हम 3 पार्टनर हैं, हम लोग चाहते हैं चलो कंपनी के मेंबरशिप लेते हैं, तो हम लोग ज्वाइंट होल्डिंग रख सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं होती। लेकिन यहां पे अलाउ किया है, पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी। सो यहां पे एक एक्स्ट्रा का ये पॉइंट बताया गया है। फिर अब इनको लाइसेंस दिया है हमने कि अच्छे काम करने के हिसाब से तुमको हम लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कुछ गड़बड़ करेगी तो ऐसे केस में हम इनका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमको अभी थोड़ा पढ़ना है। तो पहले इतना रीड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिया जाएगा एक सेक्शन 8 कंपनी है, वो डिविडेंड बांटना चाहती है, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा नहीं किया जा सकता। कभी ऐसा होगा कि डायरेक्टर्स नहीं बांट रहे बट शेयर होल्डर्स बोलते नहीं नहीं हमको तो डिविडेंड बांटा जाए, सो शेयर होल्डर्स गलत बोल रहे हैं, डिविडेंड नहीं बांट सकते। कभी थोड़ा कंफ्यूज करने को ऐसा बताया जा सकता है कि कंपनी बनाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, अच्छे काम के लिए कुछ, और उनकी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 10 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन्होंने डिसॉल्व करने का डिसाइड किया। अब डिसॉल्व करने के बाद वो लोग ये पूरा पैसा जितना भी जमा है वो बांट लेना चाहते हैं, तो ये भी नहीं किया जा सकता। इवन आफ्टर डिसोल्यूशन आप पैसा नहीं बांट सकते। सो उसमें भी क्योंकि आपका मेन एम पैसा कमाना था ही नहीं, सो आपको पैसा घर ले जाना अलाउड नहीं है। बट कभी कभी कंफ्यूज करने को ऐसा दिया जाएगा, और ये भी लिखेगा एज पर नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ कंपनीज एक्ट। अब नॉर्मल प्रोसीजर यहां नहीं लगती, ठीक है, तो ऐसा लिखा रहेगा कि एज पर नॉर्मल प्रोसीजर जो भी बचा है वो शेयर होल्डर्स घर ले जाते हैं। सो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इट इज नॉट अलाउड कि वो कुछ भी प्रॉफिट्स वगैरह कुछ भी वापस निकाल पाए। तो यहाँ कुछ भी वापस नहीं ले जा सकते, आपने जो पैसा लगाया चैरिटी के लिए लगाया है। सो सेक्शन 8 कंपनीज में ये 3 कंडीशंस होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी डिविडेंड वाली कंडीशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने वाला है, यानी आ सकता है, मुझे नहीं पता बट आ सकता है। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज कैसे हो सकता है सेक्शन 8 में। तो उसमें पहले तो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू प्रमोट दी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा। सो ये लिमिटेड नहीं है ऑब्जेक्ट्स, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 ऑब्जेक्ट लिख के आप ईटीसी लिख सकते हैं। फिर सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, वैसे तो प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ देन इट शुड बी अप्लाइड इन प्रमोटिंग इट्स ओन ऑब्जेक्ट्स। एंड तीसरा है प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। सो मेंबर्स को वो लोग डिविडेंड नहीं बांटेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर
FICCI, एसोकेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CI, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। BCCI आ जाता है इसमें, फिर रिलायंस फाउंडेशन आ जाएगा, बीइंग इंसान फाउंडेशन, ईशा योगा फाउंडेशन, ये सब क्या है, सब सेक्शन 8 कंपनीज करके रजिस्टर्ड हैं। फिर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। Section 8 allows the government to register such person or association as a company with limited liability without the addition of words limited or private limited to its name by issuing a license on such condition as it deems fit. The registrar shall on application register such person or association as a company under this act. So इसके बाद registrar के पास application होगी और वो register करेगा. On registration company shall enjoy same privileges एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। सो आपको ये भी नहीं दिया है कि इसको डेलीगेट किया है, बट आपको ध्यान रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें लिखना पड़ेगा कि ये पावर अब डेलीगेट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो वैसे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी, यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये ध्यान रखो ये आपके कोर्स में नहीं दिया है, बट फिर भी लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है कि डेलीगेटेड टू ROC, रजिस्ट्रार को डेलीगेट कर दिया इन्होंने ये। उन्होंने सोचा कि रजिस्ट्रेशन वो करता है तो लाइसेंस भी उसी से इशू करा देंगे, तो ऐसा है। अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कभी कभी क्या होता है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं कंपनी बना के, हम लोग जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। सो एक सेक्शन 8 कंपनी बहुत अच्छा जरिया होता है ब्लैक मनी को वाइट करने का। सो और भी तरीके होते हैं, बट सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं। जैसे आप इसीलिए देखोगे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन लोग का एक सेक्शन 8 कंपनी या कोई एसोसिएशन ऐसा होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी को वाइट करने के काम आता है। सो आप सोच रहे होंगे सर बताओ बताओ कैसे करते कैसे करते। चलो ऊपर ऊपर बता देता हूं। सो बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट बता देता हूं मैं आपको, आपके काम आएगा जब आप CA बन जाओगे। ऐसी चीजें रोकना है आपको, ऐसा करना नहीं है। जैसे मैं हूं खूब अमीर व्यक्ति हूं, खूब अमीर, ऐसे जेब से मैं 10 रुपए निकालता हूं तो 1-2 लाख रुपए गिर जाते, इतना अमीर हूं मैं। अब मेरे पास लेकिन जो भी पैसा है पूरा ब्लैक मनी है, तो ब्लैक होना चाहिए ना, ब्लैक है तो ब्लैक मनी, तो पूरा कैश है, मैंने बिना टैक्स भरे चोरी वोरी करके पैसा जमा किया हूं। चोरी है ना, टैक्स की चोरी है, ऐसा नहीं किसी के घर में गए चोरी करके लेके आए, चलो वैसा नहीं, चोरी है ना, टैक्स की चोरी करके मैंने जमा किया, खूब पैसा है, करोड़ों रुपए है मेरे पास। अब मुझे इस ब्लैक मनी को वाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा एक कंपनी बना लूंगा, सेक्शन 8 कंपनी। अब ये तो सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई, इसके अलावा इसको लाइसेंस मिलता है इवन इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स वाले एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें लिखा रहेगा तुम्हारी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि चैरिटी का काम कर रहे हो तो इनकी इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता। BCCI देखो इतना पैसा कमाती है, टैक्स कुछ नहीं भरते हैं। सो इतने बड़े बड़े जो फाउंडेशंस होते हैं इनको टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये एक कंपनी का निर्माण कर लिया, इसमें मैंने इनकम टैक्स वगैरह का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो इनको टैक्स नहीं लगेगा, तो इसको टैक्स की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एक लाइसेंस और होता है कि जो इसमें डोनेशन देगा उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जैसे समझो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, ये बेचारा सैलरी अर्नर है, इसके पास जो भी पैसा आता है सैलरी का आता है। अब सैलरी वालों का कोई टैक्स बचाने का जरिया ही नहीं होता, जो लीगल है वो LIC खरीद लो, उतना हो गया, उसके बाद टैक्स बचाने का कोई जरिया नहीं है। अब समझो ये 20 लाख की सैलरी कमा रहा है, तो एकदम 30% स्लैब में जाता है, तो बहुत अखरता है कि जैसे मेरे से पूछो जो 30% में जाते हैं बेचारे क्या फील करते हैं। सो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है यार 1 लाख रुपए कमा रहे, 30,000 तो सरकार ही ले जा रही, एक्स्ट्रा जो कमा रहे उसमें 30,000 सरकार ले जाती है और अपने को सिर्फ 70 ही मिलता है। वैसे देखे तो 30 + 4% ऐसा बहुत ले जाती है। सो बहुत अखरता है वो ऊपर 30% स्लैब में आने वालों को। और सैलरी वाले तो कुछ कर भी नहीं सकते, खर्चा वगैरह भी कुछ क्लेम करना अलाउड नहीं होता। अपन लोग तो जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन है वो अपना पेट्रोल खर्चा वगैरह, सैलरी का खर्चा ऐसा क्लेम करके बच जाते हैं, लेकिन इनका पूरा सीधा सीधा टैक्स लग जाता है।
तो ये मेरे पास आता है, बोलते हैं शर्मा जी वो मेरे को टैक्स बहुत लग रहा है, तो कुछ बताओ क्या करना चाहिए। मैं उसको पूछता हूँ LIC वगैरह है, तो बोले हाँ वो पूरा 1.5 लाख मैंने यूज कर लिया। फिर बोले बाकी सब मेडिक्लेम जो जो बेनिफिट मिलते हैं सब खत्म हो गए। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है एक काम कर, तू एक चेक लिख के दे दे यहाँ पे 2 लाख रुपए का। उसने यहाँ पे चेक से डोनेशन दे दिया 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए मैंने उससे चेक से ले लिया। अब मैं बोलता हूं चलो चेक से पैसा तो ले लिया, अब इसको तो पैसा बचाना था, मैंने तो उल्टा इसका पैसा ले लिया। सो यहां पे मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है मैं तेरे को कैश में पैसा दे देता हूं, मैं इसको कैश में 2 लाख रुपए पे कर देता हूं। अल्टीमेटली इसको कोई पैसा देना नहीं पड़ा, उसने चेक से दिया और कैश में मैंने इसको पे कर दिया। इससे इसको फायदा मिल जाएगा, इसने डोनेशन दिया है तो इसको इसका डिडक्शन मिलता है सैलरी से भी, और इसके कारण इसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो पूरा नहीं मिलता है, मान लो 1 लाख का 50% मिलता है, तो उसको 1 लाख का इनकम और कम करना अलाउड हो जाएगा। 1 लाख पे 30% यानी उसका 30,000 रुपए का टैक्स बच गया। सो ये 30,000 की सेविंग हो गई 2 लाख रुपए डोनेट करने से। अल्टीमेटली 2 लाख रुपए भी गए नहीं, क्योंकि वो तो मैंने कैश में दे दिया उसको, तो फ्री में उसका 30,000 रुपए बच गया। यहां मेरा भी फायदा है क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं लग रहा। सो मैंने ये 2 लाख रुपए यहां पे व्हाइट में बता दिया। ये जो मेरा ब्लैक मनी था, ये ब्लैक मनी खत्म हो गया और इधर पे मेरे पास व्हाइट रिजर्व्स क्रिएट हो गए। सो 2 लाख रुपए व्हाइट हो गए। अब इसमें मेरे को ये गलत है, ये चीजें करना नहीं, ये सब छी होता है, ये रोकने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें मुझे कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ा और विदाउट पेइंग टैक्स मेरा पूरा 2 लाख रुपया व्हाइट हो गया। एक बार संस्था के नाम से पैसा आ गया तो फिर अब मैं उसको कैसा भी यूज करूं। मैं बता रहा हूं संस्था के लिए कोई गाड़ी खरीदा है या जगह खरीदा है, अल्टीमेटली मैं खुद वहां पिकनिक मनाने जाता हूं, पार्टी करने जाता हूं। सो ऐसा भी होता है कि हम खुद बना रहे हैं, संस्था के नाम से बता रहे हैं, बट अल्टीमेटली यूज मैं कर रहा हूं। अब कोई आके देखेगा थोड़ी रोज रोज की ये संस्था के लिए यूज हो रही नहीं हो रही। सो ऐसे केसेस में ये ब्लैक मनी वगैरह अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाइट में और ये पकड़ा जाता है, अगर पकड़े नहीं गए तो ये बहुत लोग करते हैं ऐसा और बच भी जाते हैं, और वैसे गलत है, छी होता है। सो अगर पकड़े गए तो यहाँ पे एक्शन होती है, इनकम टैक्स में भी होगी और कंपनीज एक्ट का भी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सो अगर ये पता लगा पकड़ा गया मैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अधिकार है, गवर्नमेंट मेरा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो समझा होगा आपको थोड़ा बहुत। वैसे आपको टैक्सेशन अभी है नहीं, बट ऐसे ब्लैक का व्हाइट किया जाता है। ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसे 100 तरीके हैं ब्लैक मनी को व्हाइट करने के। तो खैर मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, भूल जाओ। ठीक है, तो अब ये कंपनी अगर ऐसा कोई काम करते हुए पकड़ी गई तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसल द लाइसेंस। सो इफ द कंपनी contravenes any provisions by which license was given, तो यहां पे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसल दी लाइसेंस, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। अब ये लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सौंप दिया है रीजनल डायरेक्टर को। तो आरडी को डेलीगेट किया है, आरओसी को नहीं डेलीगेट किया, उसके ऊपर की अथॉरिटी को। खैर आपको पूछेंगे नहीं। अब कैंसिल करने के बाद क्या होगा, इसके बाद 3 चीजें हो सकती हैं। लाइसेंस कैंसिल कर दिया, इसके बाद एक हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स स्टेटस। तो अब वो स्टेटस चेंज कर देगी, कमिटेड से सिंगल हो जाएगी, नहीं वैसा स्टेटस नहीं। सो अब वो स्टेटस चेंज करेगी एंड डायरेक्ट करेंगे to add the words limited या private limited to its name। अगर छोटी मोटी गलती थी, गड़बड़ थी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसको चलने देंगे, बंद नहीं कर रहे अपन यहाँ पे।
हम उसको चलने देंगे और उसको सिर्फ बोलेंगे कि नाम में अब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ दो, उतना वो कर लेगा। या फिर अगर कोई बड़ी गलती है, बड़ी गड़बड़ किया है, तो दूसरा ऑर्डर पास किया जा सकता है और डायरेक्ट दी वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। अब वाइंडिंग अप अगर कर दिया तो वाइंड अप करने के टाइम क्या होता है, पूरे एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं, लाइबिलिटीज वगैरह पे ऑफ की जाती है। अब यहां पे भी वाइंडिंग अप के टाइम एसेट्स बेचे जाएंगे, बट आखिर में हो सकता है और एसेट्स बच गए, तो मैंने आपको बताया कि ये घर नहीं ले जा सकते। वाइंड अप भी होगा तो इनको क्या करना होता है, तो इनको अगर एसेट्स बचे हुए हैं, इफ एसेट्स रिमेन, देन ये दिया जाएगा गिवन टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर एसेट्स बचे भी हैं तो ये आप घर नहीं ले जा सकोगे, आपको ये डोनेट कर देना है दूसरी कोई सेक्शन 8 कंपनी को जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज कंपलसरी। सो जैसे अगर हमारी प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स वाली कंपनी थी तो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स वाले को ही डोनेट होंगे, ठीक है, एजुकेशन वाले को डोनेट नहीं होंगे। प्रमोशन ऑफ साइंस की कंपनी थी तो प्रमोशन ऑफ साइंस वाले को ही डोनेट होंगे। और अगर कैश बचा है, समझो एसेट्स बेच दिया था एंड कैश रिमेन्स, तो इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है इन फंड अंडर, एक कानून है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसका एक फंड होता है, उसमें जमा कर देना है। सो जो कंपनी डूबती रहती है, बंद होती रहती है, उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत फिर कई बार ट्राई करते हैं रिवाइव करने का, अगर नहीं पॉसिबल है तब फिर उसको बंद किया जाता है। तो वो रिवाइव करने के लिए फिर ये पैसा वगैरह यूज किया जाएगा। सो ये दो चीज हो सकती है। एंड एक ऑर्डर और हो सकता है, तीसरा ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसल द लाइसेंस एंड पास ऑर्डर्स फॉर अमलगमेशन, अमलगमेट कर सकते हैं। अमलगमेट करने का मतलब है जी ए आएगा, अमलगमेट करने का मतलब है दूसरी कंपनी से जोड़ देना। सो दूसरी कोई कंपनी है जो सिमिलर काम कर रही है तो ये कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी से जोड़ देते हैं। सो इसको हम बोलते हैं अमलगमेट करना। इसमें भी अमलगमेट किसके साथ किया जा सकता है, विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और फिर इसके क्या राइट्स प्रिविलेजेस रहेंगे न्यू कंपनी के। सो राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस या इवन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगी, उसके क्या मेमोरेंडम में क्या लिखा रहेगा, फिर ड्यूटीज ईटीसी जो भी रहेगा ऑफ न्यू कंपनी विल बी as prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर। सो ये भी सरकार ही लिख के देगी, सरकार ही बताएगी कि क्या राइट्स रहेंगे, प्रिविलेजेस रहेंगे, ऑब्लिगेशंस रहेंगे। तो ये प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज। सो ये क्या क्या रहेगा, ये सब ऑर्डर में लिखा रहेगा कि जो नई कंपनी बन रही है उसके क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो ये सब चीजें, दैट मीन्स उसका एमओए वगैरह में जो भी लिखना है वो सरकार खुद बताएगी कि क्या लिखना है उसमें, ठीक है। सो ये पूरा समरी हो गई। सेक्शन नंबर 8 में अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है तो क्या होगा इसकी, ठीक है। तो ये अलग अलग सब सेक्शन है, तो आपको उतना डीप में नहीं दिया है, बट ये उसकी समरी हो गई, आपको इतना सफिशिएंट है याद रखना। सो ये रीड कर लेते हैं एक बार। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirements or conditions of this section subject to which license is issued,
or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violative of the objects or prejudicial to public interest. So public interest के खिलाफ. And on revocation, तो एक चीज क्या हो सकती है रिवोकेशन के बाद, registrar shall put the word limited or private limited against company's name in the register. But before such revocation, अब ये सिंपल है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है. तो वही है कि कंपनी को पूछा जाएगा बताओ क्यों तुम्हारा लाइसेंस रद्द ना किया जाए. सो वो शो कॉज नोटिस आता है जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में कवर होता है कि किसी पे भी एक्शन लेना है तो यू विल हैव टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. So, but before such revocation, the central government must give a written notice of its intention to revoke the license and opportunity to be heard in the matter. फिर ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चीज तो हो गई, या तो आप रिवोक करके वैसे ही चलने दो. दूसरा, वेयर द लाइसेंस इज रिवोक्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो ऑर्डर कर सकता है दैट द कंपनी रजिस्टर्ड इन अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड. दूसरा ऑर्डर, amalgamate करो with another company registered under this section having similar objects to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interest, authorities, privileges, liabilities, duties, obligations as may be specified. या फिर तीसरा ऑर्डर, और द कंपनी भी वाउंड अप, वाइंडिंग अप करवा सकते हैं. वाइंडिंग अप के बाद क्या होगा ये आपके कोर्स में नहीं दिया बट मैंने बता दिया कि इसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम डिपॉजिट कर देंगे इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, एंड अगर एसेट बचे हैं तो अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को वो डोनेट कर देंगे. पेनल्टी, पेनल्टी काम की नहीं है, पढ़ लो एक बार. सो पहले यहाँ पे जेल वगैरह भी हुआ करता था, अब जेल के प्रावधान हटाए गए हैं. तो if a company makes any default in complying with any requirements, the company shall be punishable with a fine. सिर्फ फाइन है अभी, varying from 10 lakhs to 1 crore rupees, and directors या officers shall be punishable with 25,000 to 25 lakh rupees. And जब पता लग रहा है कि affairs are conducted fraudulently, तो fraud में मैंने आपको बताया था एक जनरल सेक्शन है 447, जहां जहां फ्रॉड होता है वहां हर जगह 447 अप्लाई होता है. जो हमने सेक्शन 7 में भी देखा, कोई अगर गलत जानकारी देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है वहां भी 447 की जिम्मेदारी है, यहां भी 447. तो एक जनरल सेक्शन है, खैर आपको एग्जाम के लिए ये पूरा काम का नहीं है. सिग्निफिकेंट पॉइंट्स तो वही इजी लैंग्वेज में दिया है. इट इज फॉर्म टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. अगर प्रॉफिट हो भी गया तो इट इज अगेन यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फिर डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ऑपरेट्स अंडर स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नीड नॉट यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, इसके बदले ये कोई और प्रकार के वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे क्लब, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या फिर फाउंडेशंस वगैरह टाइप के. लाइसेंस रिवोक किया जाएगा इफ कंडीशंस कॉन्ट्रावेन. रिवोकेशन के बाद या तो कन्वर्ट करो सिंपल, या फिर वाइंड अप करो, या तो अमलगमेट करो विद अनदर कंपनी. पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, सो इस पे क्वेश्चंस आते हैं. मैक्सिमम टाइम्स आपको क्वेश्चन आते हैं डिविडेंड पे कि डिविडेंड बांटना चाहती है कंपनी. सो आप देखो खूब सारे क्वेश्चंस होंगे आपको सेक्शन 8 कंपनी के. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 earned huge profits during financial year due to some favorable policies declared by government of India. So considering the development, कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि कंपनी ने अब डिविडेंड बांटना चाहिए. आपसे वो एडवाइस मांग रहे कितना मैक्सिमम डिविडेंड बांट सकते हैं. सो कुछ भी नहीं बांट सकते बिकॉज उसकी कंडीशन ही होती है. ठीक है, तो ये डिविडेंड पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे वो आपको. शुरुआत में एक बार बस बताएंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, या फिर सिर्फ नाम ऐसा दे देंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और आगे कहीं नहीं लिखा होगा. तो आपको फिर उसमें ध्यान रखना है नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वहां डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता. तो आपको शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए इसमें, तो वो पूरे सिमिलर टाइप के आते हैं डिविडेंड वाले. एक वो वाला जरूर होगा जो मैंने बताया था, कंपनी बंद हो गई और उसके बाद ये लोग पैसा बांटना चाहते हैं, ये जरूर होगा एक क्वेश्चन. बाकी ये सब आपको सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं जो होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर है. आप ये सॉल्व जरूर करना. होल्डिंग सब्सिडरी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन रखा है.
तो खैर लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डिविडेंड के ऊपर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को हटाया भी था बीच में, क्योंकि सिमिलर टाइप के हैं, कुछ कुछ रह गए, ये भी हटाने का है वैसे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आगे दिया है, तो एक ही क्वेश्चन है, बार बार रख के मतलब नहीं है। सो डिविडेंड पे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें मैक्सिमम टाइम्स, तो आपको ध्यान रखना है। और ये भी बहुत आते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी वाले क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे आपको, ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे रिलेटेड टू शेयर्स, और उसके बाद हम डॉक्ट्रिन्स पे चर्चा करेंगे। डॉक्ट्रिन्स के पहले ब्रेक ले लेंगे, तो ये 15 मिनट में ये हो जाएगा आपका, 10 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट बाद फिर एक ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट का, फिर अपन इसके पूरे जो डॉक्ट्रिन्स है वो समझ लेंगे और उसके एक्सेप्शंस। सो आज के टॉपिक पूरे इंपॉर्टेंट हो गए आपके। सेक्शन 8 कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और फिर बाद में अपन जो आगे पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन्स, इस पे भी क्वेश्चन आता ही है। सो हाँ, ये शेयर्स के बारे में देख लेते हैं, पेज नंबर 19.25 शेयर्स। एक दो पॉइंट जो मैंने बताया, भले बुक में दिया नहीं है, बट वो ध्यान रखना कि कंपनी बंद भी हो रही है उस टाइम भी आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर शेयर्स, अब मीनिंग, इसकी डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, कहीं पूछेंगे नहीं आपको, सिर्फ आपके जब बीकॉम में वाइवा वगैरह होता है कॉलेज में तब पूछते हैं शेयर्स की डेफिनेशन, बाकी कोई काम की नहीं होती, तो वो भी वहां पे याद हो जाती है। वाइवा होता है ना बीकॉम में, नहीं होता, बीकॉम में वाइवा होता है, आप जैसे हिस्लॉप कॉलेज में तो होता ही है, तो वहां पे सब लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े रहेंगे और एक एक को बुलाया जाएगा, असाइनमेंट सबमिट करो, और एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो वही नाम वाम पूछते हैं, फिर क्लास क्यों नहीं आता रे वो पूछते हैं, फिर बताते हैं सर सीए कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, बोले कहाँ क्लास लगाया, वो सब पूछते हैं फालतू की बातें। और कभी एक आध बार कोई क्वेश्चन पूछते हैं, शेयर की डेफिनेशन बता दे। अब वो शेयर की डेफिनेशन वहां खड़े खड़े याद हो जाती है अपने को, क्योंकि वहीं पे सबको वही पूछते हैं वो लोग। तो शेयर इज द शेयर कैपिटल इन द कंपनी, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, ये डेफिनेशन है, बकवास है, कोई काम की नहीं। तो वहां पूछेंगे आपको, नहीं भी बताए तो मार्क्स मिल जाते हैं वैसे, और वही याद हो जाता है। जैसे एक अंदर जाएगा, वो बाहर आता है, अपन पूछते हैं अरे इधर आ इधर आ, क्या पूछा रहे तेरे को, तो बोले शेयर, हाँ, फिर वो अपन बोलेंगे अभी तेरे को याद है क्या, तो हाँ बोले याद है, शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अपन वहां 2-4 बार घूमता है दिमाग में, वही याद हो जाती है डेफिनेशन। मेरे को भी वाइवा में याद हुई, मैं खुद हिस्लॉप में था, वहां पे याद हो गई थी डेफिनेशन, पुराने एक्ट में भी सेम डेफिनेशन थी। बहुत बकवास डेफिनेशन है, जैसे एमओए मीन्स एमओए, वैसे शेयर मीन्स शेयर, बस इतना बताया है। तो ये डेफिनेशन भी क्लियरली समझाती नहीं अपने को। अपन इसीलिए इसको समझने के लिए इसको सिर्फ पैसा नहीं समझेंगे। तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लो। सेक्शन 2 क्लॉज 84 डिफाइन करता है शेयर वर्ड को, विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। तो शेयर का मतलब शेयर, बस इतना बोला है। तो हिस्से का मतलब हिस्सा। हिंदी में ध्यान रखो तो हिस्सेदारी है कंपनी में, क्योंकि कैपिटल इतने सारे लोगों ने लगाया है, उसमें हमारा भी हिस्सा है, इसीलिए उसको शेयर बोलते हैं। इसीलिए शेयर को हम बोलना चाहें तो हम प्रपोर्शन बोल सकते हैं। तो प्रपोर्शन है ना, वही अपना कितना प्रपोर्शन है उसमें। अ शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एज द अमाउंट पेड अप देयर ऑन बियर्स टू द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है, उसमें से हमने कितना पे किया है, तो वो हमारा उतना इंटरेस्ट है। जैसे टोटल कैपिटल 1 लाख है, उसमें से 10,000 मैंने पे किया हूं, तो मेरा 10% इंटरेस्ट है, 10% शेयर है। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनीज एसेट टू विच द पर्सन होल्डिंग शेयर इज एंटाइटल्ड। कल चलकर जब कंपनी बंद होगी, डिविडेंड बांटेंगे, तो हमको उतना हिस्सा मिलेगा जितना शेयर होल्ड कर रहे हैं। शेयर्स को वैसे तो इतना ही डिफाइन किया, लेकिन उसके बारे में और कुछ सेक्शंस बेसिक पॉइंट्स बताते हैं। पहले बोला है शेयर एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी ये गुड्स में कवर होता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल है। शेयर्स एक प्रकार के मूवेबल गुड्स हैं, तो इसको हम बेच सकते हैं, जैसे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। शेयर और अदर इंटरेस्ट इसीलिए बोला है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम
ऐसे कंपनी के मेंबर है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां भी मेरा जितना हिस्सा है मैं बेच सकता हूं, भले वहां शेयर वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, वहां हम बोलेंगे अदर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल हम 3 जन ने मिलके एक कंपनी बनाई नॉट फॉर प्रॉफिट, तो हम तीनों का 1-1 लाख रुपए का इसमें हिस्सा है, सो मैं अपना ये हिस्सा सेल कर रहा हूं, तो ये अदर इंटरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि यहां हम शेयर नहीं रख रहे, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, हमने शेयर नहीं रखा, गारंटी है सिर्फ, सो मैं अपना ये हिस्सा बेच सकता हूं। सो इसीलिए अदर इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं, ट्रांसफरेबल, और ये बेचे जा सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। अगर पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट है तो सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। फिर हर शेयर का नंबर रहता है, तो जैसे मैं अगर शेयर होल्ड कर रहा हूं तो मेरे पास एक शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, वैसे ये शेयर सर्टिफिकेट पे भी एक नंबर रहेगा, सर्टिफिकेट का नंबर। इसके अलावा इसमें अंदर लिखा रहेगा कि शशांक शर्मा इज द होल्डर ऑफ, नंबर रहेगा शेयर्स फ्रॉम 1001 टू समझो 1 लाख। सो इसमें ऐसा नंबरिंग लिखी होती है, तो ये शेयर की नंबरिंग होती है, हर शेयर की डिस्टिंक्टिव नंबरिंग होती है, लेकिन ये तभी तक होती है जब तक आपके पास ये फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट के रूप में है। अगर आपने उसको डीमैट फॉर्म में करवा लिया तो वहां कोई नंबरिंग नहीं होती। इसको समझने के लिए सिंपल आप मनी का एग्जांपल ले सकते हैं, करेंसी का। आपके पास समझो एक 500 रुपए का नोट है, आप देखोगे उस पर एक नंबरिंग है, लेकिन आपने उसको अगर बैंक में जमा कर दिया तो उसमें सिर्फ दिखेगा 500 रुपए जमा है, लेकिन उसकी कोई डिस्टिंक्टिव नंबरिंग अब नहीं रहेगी। सो नंबरिंग तभी तक होती है जब तक वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास शेयर्स हैं। अगर वो कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू डीमैट फॉर्म, हमारे अकाउंट में रखे हुए हैं, डीमैट यानी मटेरियल नहीं है, जैसे पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया तो वो भी डीमटेरियलाइज हो गया। सो कैश जब तक हमारे पास रखा है करेंसी, पेपर करेंसी नोट के रूप में, तो वो करेंसी फिजिकल फॉर्म में है, हमने उसको जमा कर दिया बैंक में तो डीमैट हो गया। वैसे ही शेयर्स भी होते हैं, आजकल शेयर्स डीमैट में होते हैं, पब्लिक कंपनी के तो डीमैट कंपलसरी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकती, जैसे कैप्स के शेयर्स सर्टिफिकेट के फॉर्म में है, कैप्स के शेयर डीमैट में नहीं है, हम चाहें तो कर सकते हैं डीमैट में, ठीक है। सो जब फिजिकल फॉर्म में है तो इसमें नंबरिंग रहेगी, तो वही है, एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, लेकिन इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म देन देयर विल बी नो नंबरिंग, डीमैट फॉर्म में नंबरिंग नहीं होती। आप करेंसी को यहां पे ध्यान रख सकते हैं। अब शेयर की जो डेफिनेशन है ये बहुत बकवास है, ऊपर जो बताया, इसीलिए एक केस हुआ था बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें शेयर की जो डेफिनेशन बताई थी उसको हम मानते हैं। शेयर को हमने सिर्फ पैसा नहीं मानना चाहिए, जैसे मैंने कंपनी में अगर 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए तो ठीक है मेरा शेयर है, लेकिन इसको सिर्फ पैसा ना मानते हुए इसको हमने मानना चाहिए मुझे बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं। तो अगर मैं शेयर होल्ड कर रहा हूं तो सिर्फ पैसा लेने का राइट नहीं है, मुझे उसमें राइट मिलता है डिविडेंड रिसीव करने का, मीटिंग्स अटेंड करने का, वोटिंग करने का, ऐसे बहुत सारे राइट्स प्राप्त होते हैं। वैसे ही उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस जुड़े होंगे, जब कॉल किया जाएगा तो मुझे पे करना है, नहीं पे करूंगा तो फॉरफिट किया जा सकता है, तो यहाँ पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ हमने उसको पैसा मानने के बदले वी शुड थिंक इट एज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे अधिकार और कुछ जिम्मेदारियों का वो बंडल है जिसमें बहुत सारे राइट्स और जिम्मेदारियां दोनों आपको मिल रही हैं। तो शेयर को सिर्फ सम ऑफ मनी नहीं मानना चाहिए, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज, इट शुड नॉट बी डीम्ड एज अ सम ऑफ मनी, but it is an interest measured by a sum of money made up of various rights contained in a contract। कॉन्ट्रैक्ट कहां पे लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यमओए और येओए, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 में कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द मेंबर्स इन द कंपनी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम अलग से नहीं कर रहे, जो एमओए एओए में लिखा है दैट इज डीम्ड एज कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग अ राइट टू सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी का राइट भी है बट बाकी भी राइट्स हैं ऑफ मोर और लेस अमाउंट। सो इसीलिए उसको सिर्फ सम ऑफ मनी ना मानते हुए उसको हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मानना चाहिए। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैच टू द शेयर आर दोस प्रिस्क्राइब्ड बाय मेमोरेंडम, द आर्टिकल्स एंड द कंपनीज एक्ट। और इसीलिए शेयर को फाइनली हमने ऐसा डिफाइन करना चाहिए, शेयर ऑफ द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, हैंड्स होना चाहिए, हैंड्स ऑफ, तो हैंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर
सिग्निफाइज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये डिक्टेशन एरर है। कभी कभी हम लोग डिक्टेट करते हैं और कोई टाइप कर रहा है तो हैंड्स ऑफ बोला अपन ने, तो हैंड्स ऑफ लिख दिया उसने, तो होता है। ठीक है, सो अ शेयर ऑफ अ कंपनी इन द हैंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर सिग्निफाइज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो इसको हमने सिर्फ पैसा ना मानते हुए इसको बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मानना चाहिए। तो ये तो हो गई शेयर की डेफिनेशन, कहीं पूछेंगे नहीं आपको, एग्जाम में नहीं आएगी। काइंड्स ऑफ शेयर ध्यान रखना है, अगेन इस पे भी वैसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, बट प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। सो शेयर्स कैसे कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर्स, सेक्शन नंबर 43 है। तो वैसे आपको सेक्शंस 10 तक ही हैं, कुछ सेक्शन इधर उधर से आते हैं, जैसे 43, 44, 45। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया ये 44 है, ये 45 है। सो ये आपको वैसे यानी छोटे छोटे सेक्शन इधर उधर से बताए गए हैं। तो 43 बताता है कहीं तो भी सेक्शन की लिस्ट बनाए थे अपन ने, डिलीट कर दिया लगता। चलो वो लिस्ट में 10 तक तो बताया ही था मैंने आपको, डिलीट तो नहीं किया होगा। अच्छा अभी जस्ट किया होगा मैंने। ठीक है, तो सेक्शन की लिस्ट मैंने बताया था, अब उसमें 3 सेक्शन और बता देता हूं। एक होगा सेक्शन नंबर 43, ये बताता है काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल कैसे होते हैं। सेक्शन नंबर 44 शेयर, ये नेचर ऑफ शेयर, इसका नाम है नेचर ऑफ शेयर, शेयर कैसा है, तो इसमें लिखा है इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेक्शन नंबर 45 बोलता है नंबरिंग ऑन शेयर, नंबरिंग ऑफ शेयर्स, हर शेयर का अलग नंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग शेयर सर्टिफिकेट। तो ये 3 सेक्शन आपको इधर उधर से आते हैं। और एक सेक्शन 60 का छोटा सा जिक्र है, जहां जहां आप ऑथोराइज कैपिटल लिखोगे वहां आपको सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल लिखना पड़ता है, वो सेक्शन 60 है। याद होगा शायद आपको, सेक्शन याद नहीं होगा बट ये याद होगा कि जहां जहां आपको ऑथोराइज कैपिटल लिखना है वहां हर जगह सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी लिखना पड़ता है, ये सेक्शन 60 है। सो कुछ इधर उधर से छोटे मोटे सेक्शन दिए हैं आपको, बाकी मेजर आपको सेक्शन 10 तक ही है। ठीक है, सो आपको सेक्शन रटने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, और फिर भी आपको इंपॉर्टेंट वाले याद हो ही जाएंगे। जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन नंबर 1 है जो एप्लीकेबिलिटी बताता है, लिखा होगा आपके पास। सेक्शन 2 डेफिनेशंस बताता है। सेक्शन 3 काइंड्स ऑफ कंपनी बताता है। सेक्शन 3A है जो आपको नहीं दिया है कोर्स में बट मैंने बता दिया, आपको समझाया था। 3A बताता है इफेक्ट ऑफ रिडक्शन बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, जो मिनिमम बताया है कि आपके मिनिमम 7 लोग होना चाहिए, उससे कम हो गया तो क्या होगा। फिर सेक्शन 4 बताया था मैंने आपको, यमओ ये। सेक्शन 5 ये ओ ये। सेक्शन 6 एक लाइन लिखी है सिर्फ आपके बुक में कि एक्ट इज सुपीरियर देन यमओ ये, और यमओ ये इज सुपीरियर देन ये ओ ये। फिर सेक्शन 7 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 अभी पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और सेक्शन नंबर 9 पढ़ा था फीचर्स इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फीचर्स निकल के आते हैं इससे कि कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है, वो सब, तो ये फीचर्स बताता है। और सेक्शन नंबर 10 बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने इतने सेक्शन देखे। एक सेक्शन 60 है वो कोई काम का नहीं है, वही लिखा है कि जहां जहां ऑथराइज कैपिटल बताओगे इक्वली कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन पे यू शुड आल्सो स्टेट द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो ये इतने सेक्शंस आपको हैं बस। सो 150 सेक्शन
अगले साल रहेंगे और ये साल सिर्फ आपको 10 सेक्शन है, ठीक है। बाकी वैसे 10A भी है, वो भी आपको कोर्स में नहीं दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो काइंड्स ऑफ शेयर्स ये देख रहे थे, तो शेयर्स कैसे कैसे होते हैं। तो शेयर्स को दो हिस्से में विभाजित किया जा सकता है, आपको पता ही होगा कि नहीं पता। एक को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरे को बोलेंगे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी क्या है ये डिफाइन किया है। इक्विटी का मतलब है विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने डिफिकल्ट डेफिनेशन है। और प्रेफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, विच इज नॉट, नहीं ऐसा थोड़ी सो उसको अच्छे से डिफाइन किया है। प्रेफरेंस में बोला है विच हैज अ प्रेफरेंस इन पहला डिविडेंड। डिविडेंड पे प्रेफरेंस है कि हमने जो डिविडेंड देना है वो इनको पहले मिलेगा। कई बार इनको एडिशनल डिविडेंड भी मिल सकता है, प्लस एडिशनल डिविडेंड भी होता है, ये समझते हैं अभी। बट डिविडेंड पे प्रेफरेंस है। और दूसरा प्रेफरेंस है इन रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। इसमें भी कई बार एडिशनल रीपेमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। अगर एडिशनल रीपेमेंट हो रहा है तो, या एडिशनल डिविडेंड दे रहे हैं तो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स हैं। मैं नीचे बता देता हूं। समझो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसमें इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। समझो इसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपया और इसकी भी 100 रुपया। जब हम डिविडेंड बांटेंगे ना, सबसे पहले हमारे कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो हम जब डिविडेंड बांटेंगे तो पहले बटेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे समझो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने बांटा 10 रुपए का, ये फिक्स्ड होता है जनरली। सो हमने 10 रुपए बांटा तो यहां पे इनको 10 रुपया मिल गया। इसके बाद हम बांटते हैं इक्विटी डिविडेंड, और इक्विटी डिविडेंड तो बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये तो इवन 1000%, 5000% भी होता है। सो आपने 1 रुपए का शेयर रखा है, उस पर हो सकता है 10 रुपए डिविडेंड मिल जाए, 10,000% वगैरह भी होता है। तो कितना भी होता है डिविडेंड, बहुत ज्यादा डिविडेंड बढ़ता है क्योंकि वो फेस वैल्यू से देखा जाता है। मान लेते हैं अपन यहाँ पे 100% डिविडेंड बढ़ गया। सो यहाँ पे आपके 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 100 रुपया डिविडेंड बांट दिया। सो ये इक्विटी वालों को ज्यादा भले ही मिल रहा है लेकिन बाद में मिल रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को जो मिलता है उसमें इक्विटी को कोई अधिकार नहीं होता। ये इक्विटी डिविडेंड जो होता है कई बार इसके साथ हम लोग अधिकार देते हैं, तो इसको हम प्रेफरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको पहले मिल रहा है। फिर सेकंड प्रायोरिटी मिल रही है इक्विटी वालों को, तो इसीलिए इसको हम प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज हैविंग द प्रायोरिटी इन डिविडेंड। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम इक्विटी को बांटेंगे, हम इसमें एग्री करते हैं कि इसका 20% और डिविडेंड हम प्रेफरेंस को देंगे, 20 रुपए और मिल रहा है, दैट मीन्स टोटल इनको 30 रुपया मिला। बट फिर भी हम इसको मानेंगे प्रेफरेंस ही, ये इससे इक्विटी नहीं बन जाता कि इक्विटी के साथ उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो इक्विटी बन गया, वो है प्रेफरेंस ही। उनको एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम देंगे फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। They are participating in additional dividend which they were not entitled, but फिर भी दिया गया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। वैसे ही कल चलकर जब कंपनी बंद होगी तो जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा उसमें भी पहले हम प्रेफरेंस वालों को 100 रुपए देंगे और फिर बचेगा तो इक्विटी वालों को। कई बार इसमें भी एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे हमको ये दोनों को वापस करने के बाद बहुत पैसा बच गया, 1000 रुपए बच गए, तो हम लोग बोलते हैं कि 900 रुपए इनको वापस कर देते हैं और इनको 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। तो ऐसे केस में भी ये फिर भी प्रेफरेंस ही कहलाएंगे, ठीक है। सो उनको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो भी प्रेफरेंस कहलाएगा। ये चीज डिफाइन की हुई है,
ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड और रीपेमेंट में। कई बार एडिशनल डिविडेंड और एडिशनल रीपेमेंट भी मिलता है, बट फिर भी वो प्रेफरेंस ही कहलाएंगे। ठीक है, अब इक्विटी जो होती है, इक्विटी अगेन दो हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट्स और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स। और डिफरेंशियल राइट्स में भी तीन चीज हो सकती है, डिफरेंशियल राइट्स रिलेटेड टू डिविडेंड, रिलेटेड टू रीपेमेंट के बदले फेस वैल्यू। सो इसमें वैसे देखा जाए तो, एक मिनट, आपके इसमें क्या दिया है वही बता देता हूँ, पूरा डीप में नहीं जाते हैं। डिफरेंशियल राइट बस वोटिंग, डिविडेंड और अदरवाइज यही दिया है, तो उतना ही बताता हूँ। तो वोटिंग हो सकता है, डिविडेंड और अदरवाइज। बाकी आपको इस पे भी और डीप में चर्चा करना है इंटरमीडिएट लेवल पे, ये कैसे इशू होते हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट को हम डीवीआर शेयर्स भी बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सो इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल वोटिंग में क्या है, मैं अगर एक शेयर होल्ड कर रहा हूं तो मुझे एक वोट मिलता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में ऐसा लिखा होता है कि आप अगर एक शेयर होल्ड करेंगे तो पूरा एक वोट नहीं मिलेगा, आप अगर 10 शेयर होल्ड करते तब एक वोट मिलेगा। सो इस प्रकार से कुछ भी डिफरेंशियल हो सकता है, 5 शेयर होल्ड कर रहे हैं तब एक वोट मिलेगा। सो उसमें बहुत कम वोटिंग राइट्स दे दिया, डिफरेंशियल राइट्स दे दिया। सो ये भी इक्विटी ही है, बट इनको वोटिंग में डिफरेंस दिया गया है। एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसे शेयर्स होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स के बहुत फेमस शेयर्स हैं डीवीआर शेयर्स। तो टाटा मोटर्स के दो शेयर दिखेंगे आपको, एक नॉर्मल शेयर्स है जिसमें नॉर्मल वोटिंग है, एक शेयर पे एक वोट मिलता है। दूसरा डीवीआर शेयर्स है, डीवीआर शेयर्स पे जब आप 10 शेयर होल्ड करते हैं तब एक वोट मिलता है, तो उसको डीवीआर बोलते हैं। अब उसमें क्योंकि वोटिंग राइट कम दिया है उन्होंने, 10 शेयर पे एक वोट, यानी सिर्फ 10% वोटिंग दिया है, तो इसीलिए उस पर डिविडेंड ज्यादा देते हैं वो। सो जब भी डिविडेंड बांटती है टाटा मोटर्स, इक्विटी डिविडेंड, तो नॉर्मल वोटिंग राइट को अगर 100 मिल रहा है तो डीवीआर को 105 रुपए मिलता है, तो 5 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा डिविडेंड उन्होंने एग्री किया है। तो रियल लाइफ में ऐसे शेयर होते हैं, और ये आपको सस्ते में मिल जाते हैं डीवीआर शेयर्स, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट्स कम है तो लोग उसको सस्ते में बेच देते हैं, सस्ते में खरीदे बेचे जाते हैं। जैसे आपको नॉर्मल शेयर दिखेगा टाटा मोटर्स का, नॉर्मल वाला, ये आपको दिखेगा अभी 1100 कुछ का चल रहा है, वही डीवीआर शेयर आपको 700 रुपए में मिल जाएगा। और डीवीआर पे आपको कम पैसा लगा के ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है, इसीलिए अगर आपको वोटिंग से लेना देना नहीं है तो डीवीआर शेयर खरीदना बहुत बुराता है। सो पिछले साल एक बैच में मैंने बोला था डीवीआर शेयर है, उस टाइम टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर 140 रुपए में मिल रहे थे, और पिछले साल 1.5 साल हो गया तो अभी 700 रुपए चले गए। तो होता है, तो कई बच्चों ने लेके रखे हैं, अभी इंटर क्लियर हुए हैं वो बच्चे, तो बता रहे थे, आए थे बीच में मिलने, तो अरे सर खतरनाक प्रॉफिट हो गया। अच्छा है, होता है, अच्छी बात है। तो डीवीआर शेयर्स भी होते हैं रियल लाइफ में। फ्यूचर रिटेल ग्रुप का भी है डीवीआर शेयर, फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार ग्रुप, सो उनका भी है। चलो खैर, सो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में कंपनी के दो प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, तो इक्विटी मींस ऑल शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इक्विटी को और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं विद वोटिंग राइट्स या नॉर्मल वोटिंग, और विद डिफरेंशियल वोटिंग, या तो डिविडेंड या वोटिंग या फिर अदरवाइज। अदरवाइज भी कोई और राइट हो सकता है, जैसे इसमें वोटिंग राइट अलग कर दिया, ये एक प्रकार हो सकता है, डिविडेंड ज्यादा दे रहे ये हो सकता है। अदरवाइज यानी ऐसा हो सकता है आगे चल के जब हम राइट इशू करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा राइट मिलेंगे, सो फ्यूचर कन्वर्जन या राइट्स इशू, इसका कोई अधिकार हो सकता है। तो कोई भी प्रकार के राइट हो सकते हैं। अभी टाटा मोटर्स का चल रहा है कि डीवीआर शेयर्स को खत्म करके नॉर्मल शेयर्स में मर्ज कर देंगे, तो ऐसा चल रहा है। सो नॉर्मल राइट्स दे देंगे उस पर, तो उसके कुछ प्रपोर्शन डिसाइड हो रहा है, देखते हैं अब कब होता। इलस्ट्रेशन में दिया है, टाटा मोटर्स ने 2008 में ये इंट्रोड्यूस किया था। टाटा मोटर्स ने 2008 में बहुत कुछ किया था, लाइक डीवीआर शेयर्स इशू किया था, इसके अलावा उसने ये राइट्स इशू में किए गए थे, इसके अलावा जीडीआर इशू किया था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो वो आपको इस साल नहीं है, अगले साल रहेगा, सेक्शन 41 में आता है। सो जीडीआर वगैरह इशू किया था क्योंकि उसको 2008 में जैगवार और लैंड रोवर अक्वायर करना था,
तो उसको खूब पैसे की जरूरत थी, सो उन्होंने पैसा रेज किया था ये शेयर्स वगैरह इशू करके। सो उसके बाद काफी साल वो लॉस में रहा जैगवार और लैंड रोवर के चलते, क्योंकि लॉस मेकिंग थी दोनों यूनिट्स। अभी रिसेंटली इतना खतरनाक चल रहे हैं उनकी गाड़ियां, आप ग्राउंड रियलिटीज देख के ही पता कर सकते हैं। जहां देखो अब टाटा की गाड़ियां देखने को मिलती हैं, तो उससे ही समझ जाता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रही है। और अब वो अगर जैगवार और लैंड रोवर को डीमर्ज करता है, उनका चल रहा है अलग करने का, अगर अलग करता है तो ये टाटा मोटर्स में और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए उसके शेयर्स और बढ़ते जा रहे हैं अभी। सो टाटा मोटर्स ने 2008 में जब जैगवार लैंड रोवर अक्वायर करना था, उस टाइम उसने इक्विटी शेयर्स इशू किया था विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और उसको ए इक्विटी शेयर बोला था, क्लास ए इक्विटी शेयर्स इन राइट इशू। हर 10 ए इक्विटी शेयर पे 1 वोटिंग मिलता था, तो एक वोटिंग एक इस पे नहीं मिलता था, यानी एक शेयर पे एक वोट नहीं था, 10 शेयर पे एक वोट था। बट इनको फिर 5 परसेंटेज पॉइंट मोर डिविडेंड दिया जाता है देन डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। क्योंकि ए इक्विटी शेयर को सेम वोट नहीं मिलते, इसीलिए ये डिस्काउंट पे चलते हैं शेयर बाजार में। और कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने डीवीआर शेयर्स इशू किए हैं। फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार ग्रुप अभी तो डूबने पे आ गया है। जैन इरिगेशन, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। सो चंद्रपुर के आसपास इनके स्कूल वगैरह भी दिखेंगे आपको। सो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने डीवीआर शेयर्स इशू किए हैं। और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी को डिफाइन किया विच इज नॉट अ प्रेफरेंस, लेकिन प्रेफरेंस को फिर डीप में डिफाइन किया है। Preference with reference to any company means part of issued share capital which carries or would carry a preferential right। किस चीज का? रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भले ही वो फिक्स्ड अमाउंट रहे जैसे 10 रुपया, या फिक्स रेट रहे 10%, विच मे बी आइदर फ्री और ऑफ सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल of the amount of shares share capital paid up, whether or not, भले ही रीपेमेंट के टाइम हो सकता है उनको प्रीमियम मिल रहा है, फिक्स्ड हो या प्रीमियम ऑन फिक्स परसेंटेज स्केल हो, तो भी वो प्रेफरेंस ही कहलाएंगे। कई बार ऐसा होता है 100 रुपए के प्रेफरेंस है, रिडीम करते वक्त हम बोलते हैं 120 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए प्रीमियम पे, तो भी वो प्रेफरेंस ही है। ठीक है, कैपिटल को प्रेफरेंस ही माना जाएगा, भले ही डिस्पाइट, भले ही उसमें आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हो। डिविडेंड का जो राइट है उसके केस में इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट, तो प्रेफरेंशियल राइट के अलावा टू द अमाउंट एज स्पेसिफाइड अबव, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और टू लिमिटेड एक्सटेंट विथ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अगर उसमें इक्विटी के साथ एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन भी मिल रहा है तो भी वो प्रेफरेंस ही माना जाएगा, क्योंकि उनको पहले मिल रहा है डिविडेंड। एंड उसी प्रकार से in respect of capital, in addition to preferential right of repayment on winding up, उसको right to participate है whether fully or to limited extent with equity share in any surplus which may remain after entire capital has been repaid, तो भी उसको हम preference ही बोलेंगे। Important note दिया है, in case of private company 43 अप्लाई नहीं होता, और इसलिए प्राइवेट कंपनी जैसे चाहे वैसे शेयर्स इशू कर सकती है। ये हम इंटरमीडिएट में और डिटेल में देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे शेयर इशू कर सकती है। तो उसमें फाउंडर शेयर्स, डेफर्ड शेयर्स, ऐसे और भी प्रकार हो सकते हैं। सो आधा घंटा हो गया, मैं सोचा था 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सो एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, 10 मिनट सफिशिएंट रहेगा शायद, नहीं 5 मिनट, 2 मिनट, इतना हेवी तो हुआ नहीं वैसे। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग चीजें थी ना, आपको पता नहीं थी ये चीजें, डीवीआर तो नहीं पता होगा आपको, ऐसा कुछ होता है, नाम सुना होगा लेकिन क्या होता है पता नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इसके बाद अपन फिर जो डॉक्ट्रिन्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक डिफरेंस बिटवीन बचा है और डॉक्ट्रिन्स बची है, तो डॉक्ट्रिन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, सो 9:45 को मिलते हैं, 10:45 तक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में ये पूरी डॉक्ट्रिन्स कंप्लीट हो जाएगी। चलो, थैंक यू।